जब से मैंने iPhone 12 Pro Max लिया है तब से मेरे बैकग्राउंड में बस एक ही गाना बजता है। लेट्स बिगिन। तो फाइनली इस फ़ोन को लेने के बाद आज मुझे 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब मैं इस फ़ोन का रिव्यू आपको बताने वाला हूँ कि 1 महीने से ज़्यादा का टाइम जो इस फ़ोन के साथ मैंने बिताया है तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस फ़ोन की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और कौन कौन सी वो बातें हैं जो इस फ़ोन की मुझे अच्छी नहीं लगी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन की उन बातों के बारे में जो मुझे इस फ़ोन के बारे में अच्छी लगी है और अगर इस फ़ोन को आप लेना चाहें तो उन बातों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के बारे में। तो अगर आप इस फ़ोन को देखें तो इसकी जो फ्लैट डिज़ाइन और इसके जो एजेस हैं बहुत ही स्लीक है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये फ़ोन लगता है। इसके जितने भी कलर्स हैं सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये ब्लू जो है मेरा फेवरेट है, इसीलिए ये जो ब्लू कलर है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और चाहे कोई सा भी कलर आप लेते हैं, इस फ़ोन का कलर है और इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। जब इस फ़ोन को आप हाथ में पकड़ोगे तो आपको ऐसा फील हो जाएगा कि बहुत ही प्रीमियम चीज़ पर आपने आपका पैसा खर्च किया है। अब दूसरी जो चीज़ है इसकी जो मुझे अच्छी लगी उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके कैमराज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईफोन के जो कैमराज होते हैं उनकी बराबरी कोई सा भी एंड्रॉयड फ्लैगशिप भी नहीं कर सकता। और इस बार जो 12 Pro Max के कैमराज की जो बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कैमराज हैं। इसका फ्रंट कहें या चाहे रियर कहें, और रियर के तीनों कैमरे फोटोज़ और पोर्ट्रेट मोड के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म ये कैमराज करते हैं। और अगर हम बात करें इसके वीडियोज़ की तो इससे पहले मैंने बहुत से जो व्लॉग्स हैं मेरे और बहुत से जो वीडियोज़ हैं DSLR से भी शूट किए हैं, लेकिन इस कैमरे का, इस फ़ोन की जो स्टेबलाइजेशन है और जो कलर जो ये कैमरा कैच करता है और इसकी जो स्मूथनेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसको खरीदने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, सही जगह पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। और कैमरे के मामले में तो कोई सा भी दूसरा फ़ोन इस फ़ोन की बराबरी नहीं कर पाएगा। और तीसरी जो इस फ़ोन की जो मुझे सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो है इस फ़ोन का जो फेस लॉक है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा क्विक है। इस फ़ोन के फेस लॉक के लिए जस्ट आपको कैमरा स्वाइप करना है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने आपके फ़ोन के अंदर फेस लॉक को लगा रखा है। इतना ज़्यादा क्विक इसका जो फेस लॉक है वो लगता है। इसके बाद अगली जो बात आती है जो फ़ोन की मुझे अच्छी लगी है वो है इसके ड्यूल स्पीकर। इसके जो स्पीकर हैं उससे काफ़ी अच्छा साउंड आपको मिलता है और इसके जो स्पीकर हैं वो एक सराउंड साउंड क्रिएट करते हैं। और जब इस फ़ोन को आप पकड़ेंगे और फुल वॉल्यूम में जब इसका आप वीडियोस चलाएंगे या फिर सॉन्ग वगैरह सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई छोटा स्पीकर जो है हाथ में कैरी कर रहा है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के जो हैं इसके स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी आपको देते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। इसकी जो डिस्प्ले है सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले है और जो है आपको बहुत ही अच्छा जो इस फ़ोन को चलाने का एक्सपीरियंस देती है। आप चाहे इसके अंदर वेब ब्राउजिंग करना चाहें, चाहे इसके अंदर सोशल मीडिया ब्राउजिंग करना चाहें, चाहे आप इसके अंदर यूट्यूब वीडियोस देखना चाहें, कुछ और वीडियोस आप देखना चाहें, बहुत ही अच्छी जो इसकी स्क्रीन है वो आपको लगती है। अगली जो चीज़ मुझे इस फ़ोन की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो है इसकी स्पीड। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार के आईफोन के अंदर स्मार्टफोन में आने वाली सबसे फास्टेस्ट चिप का यूज़ किया गया है A14 बायोनिक चिप, और जो बहुत ही ज़्यादा क्विक है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और जब इसके अंदर आप मल्टीटास्किंग करते हैं या कोई सा भी आप हेवी यूज़ करते हैं तो ये फ़ोन बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से करता है और बिल्कुल भी लेग नहीं करता है। और अब हम बात करते हैं, मुझे इसकी अगली जो चीज़ है सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है इसका गेमिंग परफॉर्मेंस। PUBG बैन होने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा PUBG खेला करता था, लेकिन जब से PUBG बैन हो गया तो मैं COD पर शिफ्ट हो गया। तो इस फ़ोन के अंदर मैंने COD भी खेला था, तो इसके अंदर एक्सट्रीम लेवल में मैंने इसकी जो सारी सेटिंग्स थी वो भी कर रखी थी, लेकिन फिर भी ये इस फ़ोन जो है बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप मुझे नहीं नजर आया और बिल्कुल भी जो फ़ोन है लेग नहीं हुआ है। ओवरऑल बात करूँ तो ये है फ़ोन की वो सारी बातें जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप भी चाहें तो ये फ़ोन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन की बुराई के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस फ़ोन की मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी है। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ी सी अनोइंग मेरे लिए भी है और हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके लिए भी अनोइंग हो। तो उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो इस फ़ोन की मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो है इसका प्राइस पॉइंट, यानी कि 1,30,000 रुपये इस फ़ोन का जो है वो प्राइस है। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए और एक ऐसा इंसान जो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता उसके लिए ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा महंगी है। इसलिए सबसे पहली जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ है वो है इसकी प्राइस, क्योंकि इसको लेने के बाद मुझे 1 महीना हो गया लेकिन अभी भी मुझे इसकी प्राइस जो है हजम नहीं हुई है। दूसरी जो चीज़ मुझे इसकी थोड़ी सी अनोइंग लगी वो है इसका वेट, क्योंकि इस फ़ोन का वेट बहुत ज़्यादा है और इस फ़ोन की साइज़ भी थोड़ी बड़ी है। उस वजह से इस फ़ोन को हाथ में कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आप चाह कर भी इस फ़ोन को एक हाथ से यूज़ नहीं कर सकते। आपको जब इस फ़ोन को यूज़ करना है तो आपको 2 हाथों का यूज़ ज़रूर करना पड़ेगा।
क्योंकि इसका वेट जो है थोड़ा ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं अगली जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो है इस फ़ोन की। इस फ़ोन की जो साइड एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं, और जब से मैंने इसको बॉक्स से निकाला है, जब भी आप इसे बिना कवर के यूज़ करते हैं तो इसके साइड के एजेस पे फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा छप जाते हैं। तो हो सकता है शायद मेरी तरह आपको भी ये बात अच्छी ना लगे, तो ये जो फ़ोन की थोड़ी सी कह सकते हैं कि बुरी बात है। अब हम बात कर लेते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए बुरी है, और आप कह सकते हैं कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप वीडियोस बनाने के लिए फ़ोन को लेने वाले हैं तो आपके लिए भी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली होगी और प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईफोन की जो केबल आती है, एक तरफ से लाइटनिंग है इस बार की और दूसरी तरफ की टाइप सी है। तो उस टाइप सी के लिए मेरे लैपटॉप के अंदर कोई सा भी टाइप सी का पोर्ट नहीं है जिससे मैं इजीली डेटा ट्रांसफ़र कर पाऊँ। और उस टाइप सी के लिए मैंने ऑफलाइन मार्केट के अंदर एडेप्टर भी ढूंढा था कि ऐसा कोई एडेप्टर मुझे मिल जाए जिससे मैं उसको लगा करके मेरे लैपटॉप या विंडोज़ से मैं कनेक्ट कर पाऊँ और डेटा ट्रांसफ़र कर पाऊँ। लेकिन पूरे ऑफलाइन मार्केट में घूम जाने के बाद भी मुझे वो अभी तक एडेप्टर नहीं मिला है जिससे मैं मेरा डाटा ईजिली ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो उसके लिए आप चाहें तो एप्पल की दूसरी केबल मंगवा सकते हैं, लाइटनिंग वाली, जो पहले वाले चार्जर में आती थी, लेकिन उस केबल को आप इस चार्जर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ मुझे लगी है, जो हो सकता है अगर आप कंटेंट क्रिएटर है और कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप अगर ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये बात प्रॉब्लमेटिक हो। और अगली जो बात मुझे इस फ़ोन की बुरी लगी वो है नेटवर्क इशू। जितने भी यूट्यूबर हैं और जितने भी टेक यूट्यूबर हैं सब लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि इस फ़ोन का नेटवर्क बहुत अच्छा है और जो है इसका वाईफाई है बहुत अच्छा पकड़ता है और सारी चीज़ें। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जब से मैंने फ़ोन लिया है तब से मेरे इस फ़ोन के अंदर कभी भी रेगुलर 4G नेटवर्क नहीं आया। हो सकता है शायद ये मेरे नेटवर्क प्रोवाइडर की प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कोई और रीज़न हो, या हो सकता है सिर्फ मेरे ही डिवाइस में ऐसा हो रहा हो। लेकिन जब से मैंने फ़ोन लिया है आज 1 महीना हो गया, लेकिन कभी भी मेरे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। कभी भी कॉल एक बार लगाने पे नहीं लगा है, और कॉल लग भी जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाले को मेरी आवाज़ ही नहीं आए। फोन 12 Pro Max जैसे डिवाइस से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके अंदर कॉलिंग प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम इस फ़ोन के अंदर है। हो सकता है मेरे नेटवर्क प्रोवाइडर की वजह से हो, या हो सकता है मेरे फ़ोन की या डिवाइस की वजह से हो सकता है, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम है। और अगली जो प्रॉब्लम मुझे इस फ़ोन की लगी वो लगी इसकी स्क्रीन साइज। जैसा कि आप जानते हैं कि आईफोन 12 Pro Max के अंदर 6.7 इंच का डिस्प्ले है, और 6.7 इंच के डिस्प्ले को एक हाथ से यूज़ करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि जब से मैंने फ़ोन लिया है तब से मुझे इसको यूज़ करने के लिए हमेशा ही 2 हाथों का यूज़ करना पड़ा है। आप इसको एक हाथ से चाह कर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप यूज़ करते भी हैं तो आपको हर टाइम ये लगा रहेगा कि हो सकता है आपके हाथ से फ़ोन गिर जाएगा। इसीलिए इस फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना भी इसकी एक प्रॉब्लम है। और एक और इशू मुझे इस फ़ोन के लेने के बाद दिखा था, जैसे मैंने फ़ोन को लिया था उसके 2 या 3 दिन बाद ही इस फ़ोन के कैमरे को जैसे ही मैंने ओपन किया तो उसके अंदर बिल्कुल ही ब्लैक स्क्रीन आने लग गई थी। यानी कि जब मैंने कैमरा ओपन करना चाह रहा था तो वो ब्लैक स्क्रीन आ गई थी। हो सकता है वो सॉफ्टवेयर का बग हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन जैसे मैंने उसको शट डाउन किया वो नॉर्मल हो गया। लेकिन जब आप नया फ़ोन लेते हैं और नया फ़ोन लेने के बाद जब आप कैमरा ओपन करें और वहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आए तो शायद आपके दिल को झटका लग सकता है, जैसे मेरे दिल को लगा था। अगली प्रॉब्लम जिस फ़ोन की मुझे लगी है वो है इसकी रिफ्रेश रेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन आते हैं उन सभी के अंदर 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट आती है, लेकिन इसमें आज भी 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है। वो शायद थोड़ा सा अनोइंग मेरे लिए भी है और आपके लिए भी होगा। और यही थी फ़ोन की कुछ अच्छाई और बुरी बातें, और यही था फ़ोन का रिव्यू। और अगर अभी तक आपने फ़ोन की अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, सो फटाफट से जा करके उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। सो फाइनली अब इस फ़ोन के कंक्लूजन पे आते हैं। कौन कौन लोग हैं जो इस फ़ोन को ले सकते हैं, आपको इनको लेना चाहिए। पहली चीज़, वो लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं उन लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए। और दूसरे, जिन लोगों को कैमरास के अंदर इंटरेस्ट है और प्रो फोटोग्राफी और प्रो वीडियोग्राफी जो करते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं और जो व्लॉग्स बनाते हैं, वो लोग इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरा, वो लोग उस फ़ोन को ले सकते हैं जो सिर्फ अमीर होने का शो ऑफ करना चाहते हैं। तेरे बारे में बात हो रही है, तेरे बारे में। See you in the next.